हेलो चिल्ड्रन, आज हम द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इस चैप्टर के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो सब सेल से बने हुए होते हैं। और सेल जो है ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है और स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर होता है जिसे हम नॉर्मल आइज से या नेकेड आइज से नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। वैसे तो सेल देखा जाए तो टू टाइप्स के होते हैं, मेन टू टाइप्स के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं ये बहुत पुराने टाइप के सेल हैं, ये बैक्टीरियल सेल इसका एग्जाम्पल है। और यूकैरियोटिक सेल जो है, जितने भी प्लांट सेल हैं और एनिमल सेल हैं, ये सारे जो है यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल होते हैं। अब देखिए, जो सबसे पहले सेल को जब माइक्रोस्कोप में देखा गया था, कॉर्क सेल, मतलब प्लांट के कॉर्क को कट करके, एक पीस को कट करके सेल जो निकाला गया था उसको माइक्रोस्कोप में देखा गया था। जो सामने आपके पिक्चर दिख रहा है इस तरह से देखा गया है, ठीक है। एक कैसे कंपार्टमेंट टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसीलिए सेल का एक्चुअल में मतलब होता है स्मॉल रूम, कंपार्टमेंट। आप लोग देख रहे हैं बच्चे, सामने एक कंपार्टमेंट टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको पहली बार देखा गया। तो सबसे पहले सेल को रॉबर्ट हुक जो है 1665 में सेल की डिस्कवरी की, ठीक है। उसके बाद फ्री लिविंग सेल जो पॉन्ड में, बैक्टीरिया सेल जिसे कहा गया है, जो पॉन्ड में मिला है, उसको एंटोन वैन ल्यूवेनहुक ने 1671 में डिस्कवरी की। सेल के अंदर का जो पार्ट होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, उसको रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में डिस्कवर किया। प्रोटोप्लाज्म जो सेल के अंदर का पार्ट होता है उसको पर्किंजे ने 1839 में डिस्कवर किया। और सेल की थ्योरी, सेल के बारे में डिटेल स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में स्टडी की स्केलिंडन और स्केवेन ने, जो प्लांट्स और एनिमल सेल के बारे में उन्होंने सेल थ्योरी लिखी। अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो सेल से बने हुए होते हैं। सेल जो होता है वो अलग अलग शेप और साइज़ का होता है। कुछ सेल्स होते हैं क्यूबॉइडल शेप में, कुछ सेल्स होते हैं पॉलीगोनल शेप में, कुछ एलिप्टिकल शेप में, कुछ स्मॉल होते हैं, कुछ लार्ज होते हैं। तो सबसे लार्जेस्ट सेल जो होता है वो ऑस्ट्रिच सेल होता है। आप इस पिक्चर में देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, सबसे लार्जेस्ट सेल जो है ऑस्ट्रिच एग का सेल होता है, सबसे लार्जेस्ट सेल। उसके बाद आप देखेंगे जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है वो माइकोप्लाज्म होता है। देखिए आप लोग यहाँ पे, जो यहाँ पे दिख रहा है आपको पिक्चर में, जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है वो माइकोप्लाज्म है, ठीक है। और ह्यूमन बॉडी में जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है वो हमारे जो रेड ब्लड सेल्स जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है, आरबीसी जिसे हम कहते हैं। और उसी तरह से हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट सेल जो होता है उसे हम कहेंगे नर्व सेल या फिर न्यूरॉन। आप लोग पिक्चर देख रहे हैं, दिस इज़ अ नर्व सेल और द न्यूरॉन। अब देखिए, इसके बाद हम देखेंगे सेल जो होते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब जैसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म मतलब जो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से या फिर एक ही सेल से बना हुआ है, उस ऑर्गेनिज्म को हम कहेंगे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, जिसके एग्जाम्पल है अमोइबा है, यूग्लेना है, बैक्टीरिया है। उसी तरह से मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे सेल्स के साथ मिलके बना हुआ है, उसको हम कहेंगे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स जितने भी हैं, दैट आर द मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। अब यहाँ पे आप देखेंगे पिक्चर्स, यहाँ आप देखेंगे दिस इज़ अमोइबा, ओके, दिस इज़ अमोइबा। अमोइबा इज़ मेड अप ऑफ सिंगल सेल, ये सिंगल सेल से बना हुआ है। अमोइबा दिख रहा है आपको सामने, ये सिंगल सेल से बना हुआ है, इसको इसलिए यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। उसी तरह से ये अगला एग्जाम्पल है यूग्लेना, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये यूग्लेना है, ये भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। उसी तरह से यहाँ पे एक और ऑर्गेनिज्म दिख रहा है आपको, आप देखेंगे सामने, दिस इज़ ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ द सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। अब उसके बाद हम देखेंगे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे जो पिक्चर दिख रहा है, जैसे मशरूम्स है, ये अलग अलग तरह के मशरूम्स है, दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। और उसके बाद ये प्लांट्स का स्ट्रक्चर दिख रहा है, प्लांट्स इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ द मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स दिख रहे हैं आपको, दिस आर ऑल आर द मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। अब बेसिकली जो सेल जो है उसका स्ट्रक्चर जो होता है
उसमें 3 चीज़ें मेन होती है। एक होता है प्लाज्मा, आप सामने देख रहे हैं, 3 चीज़ें मेन होती है। दिस इज़ प्लाज्मा, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ठीक है, फिर से मैं बता रही हूँ, सेल जनरली 3 चीज़ों से बनता है, उसे कहेंगे प्लाज्मा, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। और प्लांट्स के जो सेल होते हैं, प्लांट्स के सेल जो होते हैं उसमें एक अलग स्ट्रक्चर होता है जिसे कहेंगे सेल वॉल। वो एक एडिशनल स्ट्रक्चर होता है प्लांट के सेल में, जिसे हम कहेंगे सेल वॉल। अब सेल जो स्ट्रक्चर होता है, सेल के ऊपर का जो कवरिंग होती है वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल के जो आउटर मोस्ट कवरिंग को हम कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। इसको नेगले और सी क्रेमर ने 1855 में इसको डिस्कवर किया। ये जो सेल मेम्ब्रेन्स है, सेल के अंदर के जितने भी पार्टिकल्स है, जितने भी सब्सटेंस है, जितने भी कंटेंट है, उसको बाहर के एनवायरनमेंट से सेपरेट करता है। और यही सेल मेम्ब्रेन्स या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, सेल के अंदर की चीज़ें और बाहर चीज़ों को आने जाने में वो हेल्प करता है। मतलब एक तरह से वो रोक भी करता है और आने जाने भी देता है। अब देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन्स भी कहा जाता है। इसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सभी सब्सटेंस को अंदर आने नहीं देता है, कुछ ही सब्सटेंस को वो अंदर आने देता है। जिस सब्सटेंस को आने देता है, इसीलिए मतलब पर्टिकुलर सब्सटेंस को ही वो अंदर आने देता है, इसलिए इसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन्स कहा गया है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स जो है वो लिपिड और प्रोटीन से बना हुआ है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के अंदर न्यूक्लियस होता है सेल का और साइटोप्लाज्म होता है, और ये सेल के कंपोनेंट को प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स जो है के द्वारा सब्सटेंस अंदर सेल के अंदर और बाहर जाते हैं। तो जो सब्सटेंस अंदर और बाहर जाने की इस प्रोसेस को हम कहेंगे डिफ्यूजन। अब जैसे सेल जो है, सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये दोनों का आना जाना होता है, और ये सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा डिफ्यूजन के प्रोसेस के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन सेल के अंदर आते जाते हैं। अब डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, जिसे अगर सपोज सेल के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई है और सेल के बाहर के एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो ऐसे समय में सेल जो है हायर कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का कहाँ है, एनवायरनमेंट में ज़्यादा है, तो और सेल के अंदर क्या है, कंसंट्रेशन कम है। तो दिस इज़ the moment of gaseous substance or the moment of any substance from higher concentration to the lower concentration is called the diffusion। मतलब जो ऑक्सीजन अगर सेल के अंदर कम हो गया है, तो वो बाहर के एनवायरनमेंट से अंदर जाएगा, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे डिफ्यूजन। उसी तरह से सेल के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो अंदर जाते हैं ऑस्मोसिस के द्वारा। ऑस्मोसिस इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ ए डिफ्यूजन। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है कि जब वाटर का कॉन्सेंट्रेशन सेल के बाहर ज़्यादा है और सेल के अंदर कम है, तो क्या होगा, पानी जो है, वाटर जो है, वो सेल के बाहर से सेल के अंदर की तरफ जाएगा थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। तो दिस इज़ व्हाट कॉल्ड द ऑस्मोसिस। अब हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का कहाँ इस्तेमाल होता है, कहाँ यूज़ होता है। गैशियस एक्सचेंज, देखिए आप लोग, गैशियस एक्सचेंज बिटवीन लीव्स एंड एयर टेक्स प्लेस। अब जो भी प्लांट्स में एयर और गैस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का जो एक्सचेंज होता है, वो होता है विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। अब देखिए, फ्लोएम जो है प्लांट का एक पार्ट है जो प्लांट में खाना पहुंचाता है। तो खाना पहुंचाने का काम पूरे प्लांट बॉडी में डिफ्यूजन के मदद से होता है। वैसे ही आपने देखा होगा कि जब प्लांट में वाटर की क्वांटिटी या परसेंटेज ज़्यादा होता है, तो प्लांट जो है वो वाटर निकाल देता है। तो ये बाहर वाटर निकलने की प्रोसेस भी डिफ्यूजन के हेल्प से होती है। उसी तरह से जितने भी आयंस और सॉलिड वन सेल से अनदर दूसरे सेल में जाते हैं, तो ये भी डिफ्यूजन की मदद से जाते हैं। उसी तरह से हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है, इम्पॉर्टेंस क्या है, तो सबसे पहले हम देखेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स एंड रूट हेयर। अब जिससे प्लांट्स के जो रूट्स हैं या फिर रूट हेयर पानी को जो एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से, वो ऑस्मोसिस के हेल्प के द्वारा ही मतलब एब्जॉर्ब करते हैं। वाटर मूव फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। अब वाटर जो है एक सेल से दूसरे सेल में पहुंचता है विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस, और ये ऑस्मोसिस की प्रोसेस जो है प्लांट और वाटर के परसेंटेज को मेंटेन करता है।
इट कंट्रोल द वेरियस फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ ऑफ ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अब स्टोमेटा ओपन होना या क्लोज होना ये किसके द्वारा होता है? ऑस्मोसिस के द्वारा होता है। अब जैसे आपने 7th क्लास में या 8th क्लास में आपने पढ़ा था कि स्टोमेटा कब ओपन होता है। जैसे सपोज़ अगर वाटर का लेवल ज़्यादा हो जाता है, अगर प्लांट के बॉडी में वाटर का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो वाटर का लेवल जो है स्टोमेटा के जो गार्ड सेल है उसको पुश करते हैं, और पुश करने के बाद वो ओपन होता है और वाटर जो है एक्स्ट्रा वाटर वो बाहर चले जाता है। उसी तरह से अगर वाटर लेवल कम है, जो एनवायरनमेंट से वाटर अगर एब्जॉर्ब करना है तो गार्ड सेल जो है स्टोमेटा का वो ओपन होता है और वाटर एंटर हो जाता है। तो ये भी प्रोसेस क्या है? ऑस्मोसिस के थ्रू ही होती है। अब देखिए क्या होता है, जब हम बहुत इरिगेशन करते हैं तो फ्रूट्स टूट स्प्लिट हो जाते हैं, तो दिस इज़ ओनली बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस। फिर देन डेहिसेंस ऑफ द फ्रूट्स एंड द सीड्स फॉर डिस्पर्सल। उसी तरह से सीड्स और फ्रूट्स का डिस्पर्सल भी ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।